अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 22 मई है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी अहम खबरों के साथ। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यूरेनियम बाहर भेजने से इनकार कर दिया है। ट्रंप खुली धमकियां दे रहा है। हिजबुल्लाह ने आयरन डोम तबाह करने का दावा किया है। नाटो के अंदर बगावत जैसे हालत दिखाई दे रहे हैं और गल्फ से लेकर मास्को तक पूरी दुनिया में सियासी भूचाल मचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं मिडल ईस्ट की वो खबरें जो पूरी दुनिया के नक्शे को इस वक्त बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, मुस्तफा खामेनी का साफ ऐलान, यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामेनी ने बड़ा सख्त फैसला लेते हुए हुक्म दिया कि ईरान का नियर वेपन ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू लगातार ये मांग कर रहे थे कि ईरान अपना यूरेनियम दूसरे मुल्क भेजे। ईरान का कहना है कि अगर उसने यूरेनियम बाहर भेज दिया तो मुल्क अमेरिकी और इजरायली हमलों के सामने कमजोर हो जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह चुका है कि जब तक ईरान का यूरेनियम स्टॉकपिल खत्म नहीं होता, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं होता और प्रॉक्सी ग्रुप्स की सपोर्ट खत्म नहीं होती, तब तक जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। गल्फ में हालत बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या सीज फायर टिक पाएगा या मिडल ईस्ट एक और बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अहमद वाहिदी ने संभाली जंग और अमेरिका से बातचीत की कमान। दोस्तों, अमेरिका के साथ बातचीत और जंग के बीच ईरान में एक नया नाम सामने ज्यादा चर्चा में है, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। कहा जा रहा है कि वाहिदी अब ईरान की पॉलिसी तय करने सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो चुके हैं और सीधे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के संपर्क में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में अली खामेनी की शहादत के बाद मुस्तफा खामेनी छिपे हुए हैं और ऐसे हालत में आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी ईरान की जंगी और सियासी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वाहिदी वही शख्स हैं जिन पर अर्जेंटीना में 1994 में जूस सेंटर बॉम्बिंग से लेकर ईरान के प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई तक के इल्जाम लगते रहे हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में भी ईरान का सख्त रवैया काफी हद तक वाहिदी की सोच से प्रभावित है। उनका मानना है कि अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देना जरूरी है। इसी वजह से ईरान अब भी यूरेनियम को बाहर भेजने से इनकार कर रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दबाव बनाए हुए। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल यह है, क्या अहमद वाहिदी ईरान को और बड़े टकराव की तरफ ले जाएंगे या फिर कोई नया समझौता निकल पाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़े नेताओं और अफसरों पर नए प्रतिबंध। दोस्तों, अमेरिका से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए कई बड़े नेताओं और अफसरों पर नए सेक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का आरोप है कि ये लोग लेबनान में अमन की कोशिशों को रोक रहे थे और हिजबुल्लाह को कमजोर होने से बचा रहे थे। इन प्रतिबंधों में हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदल्ला, इब्राहिम अली मौसावी, हुसैन अल हज हसन समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा ईरान के उस राजदूत पर भी कार्रवाई की गई जिसे लेबनान पहले ही पर्सन नोना ग्रेटा घोषित कर चुका है। अमेरिका का दावा है कि लेबनान के कुछ सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसर भी हिजबुल्लाह को अहम खुफिया जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है और उसे पूरी तरह डिसआर्म किया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या इन नए प्रतिबंधों से लेबनान की सियासत और ज्यादा स्थिर होगी या फिर मिडल ईस्ट में एक नया टकराव शुरू होने वाला है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, नाटो देशों पर भड़के मार्को रूबियो। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ईरान दौरा जंग खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ा सकता है। रूबियो ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान की यह पहल डिप्लोमेसी को मजबूत करेगी और मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रूबियो ने नाटो देशों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई नाटो देश मानते हैं
कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब अमेरिका ने कार्रवाई की तो यूरोपीय देशों ने साथ नहीं दिया। रूबियो ने खास तौर पर स्पेन पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर नाटो देश अमेरिका को अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो फिर सवाल उठता है कि नाटो आखिर अमेरिका के लिए फायदेमंद कैसे है। याद रहे 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था और कई नाटो देशों ने अमेरिका और इजराइल के इस हमले का विरोध किया था। जो अब खुद के घर को नहीं संभाल पा रहा वो हर देश में घुस करके दूसरे मसलों को सुलझाने की बात करता है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, यूरेनियम लेकर रहेंगे, खमेनी ने भी दिखाया सख्त रुख। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर बड़ा और बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल करके रहेगा। ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम उसे हासिल करेंगे, हमें उसकी जरूरत नहीं, शायद हम उसे तबाह भी कर दें, लेकिन हम ईरान को ये रखने नहीं देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास करीब 900 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका है कि अपना यूरेनियम किसी दूसरे मुल्क को नहीं देंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी ने आदेश दिया कि नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं भेजा जाएगा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तेहरान दौरा जंग खत्म करने की डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है, क्या बातचीत कामयाब होगी या मिडिल ईस्ट फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगा। वहीं आप ये 6ठी खबर देखिए, अमेरिका ईरान समझौते का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, कुछ घंटों में बड़ा ऐलान होने वाला है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक अहम समझौते का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आने वाले कुछ घंटों में इसका आधिकारिक ऐलान भी किया जा सकता है। अल अरबिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार इस ड्राफ्ट में सबसे पहले हर मोर्चे पर तुरंत और पूरी तरह सीजफायर यानी युद्ध विराम की बात कही गई है। इसके अलावा दोनों मुल्क इस बात पर राजी हुए हैं कि किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। समझौते के पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखने के लिए जॉइंट मॉनिटरिंग बनाने की बात भी शामिल है। वहीं अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगे सैंक्शंस को धीरे धीरे हटाया जाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान को डील की शर्तों का पालन करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि बाकी बचे विवादित मुद्दों पर अगले 7 दिनों के अंदर नई बातचीत शुरू की जाएगी। अगर ये डील सच में लागू होती है तो मिडिल ईस्ट की सियासत और ग्लोबल ऑयल मार्केट दोनों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, दक्षिण कोरिया का इजराइल पर बड़ा हमला, फिलिस्तीन में हो रहे असली होलोकॉस्ट नेतन्याहू की गिरफ्तारी की चेतावनी देती है। दोस्तों, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि फलस्तीनी अवाम इस वक्त असल होलोकॉस्ट झेल रही है। गजा में जो कुछ हो रहा है वे इंसानियत के खिलाफ बड़ा जुर्म है। इतना ही नहीं, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल का प्रधानमंत्री अपने कुत्तेपने से बाज नहीं आया तो कोरिया की सरजमीन पर कदम रखते ही वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के खिलाफ जंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब दुनिया भर में गजा वॉर को लेकर इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है और कई मुल्क सिविलियन मौतों और तबाही पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और अब सिर्फ एक ही देश खुलकर के इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, वो है खुद अमेरिका, और हर जगह जलालत झेलनी पड़ रही है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, हिजबुल्ला का बड़ा दावा, एफपीवी ड्रोन से आयरन डोम बैटरी तबाह करने का वीडियो जारी किया है। दोस्तों, हिजबुल्ला ने एक नया वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उसने इजरायली फौज की तीसरी आयरन डोम बैटरी एफपीवी ड्रोन हमले में तबाह कर दी है। हिजबुल्ला के मुताबिक ये हमला
18 मई 2026 को इजराइल के शामेरा सेटलमेंट में किया गया, जहां इस्लामिक रेजिस्टेंस लड़ाकों ने एक एफपीवी ड्रोन के जरिए सीधे आयरन डोम सिस्टम को निशाना बनाया। जारी फुटेज में ड्रोन को तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ते और फिर धमाके के साथ हमला करते हुए दिखाया गया है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि आयरन डोम को दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। अब मिडल ईस्ट में यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या ड्रोन वॉरफेयर आने वाले दौर में ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम को कमजोर साबित कर रहा है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, इटली का इजराइल पर बड़ा वार। दोस्तों, अंधभक्तों के अब्बा इटली गए, इटली की प्रधानमंत्री के साथ जमकर के फोटो खिंचवाई, और जैसे ही अंधभक्तों के अब्बा इटली से निकले तो इटली की प्रधानमंत्री ने, यानी कि फादरलैंड इजराइल, अंधभक्तों के दादा लैंड पर सख्त चढ़ाई कर दी है और गजा में हो रहे इंसानियत के कत्ल पर साफ ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और जब कभी भी उसने इटली में कदम रखा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बेन गिवर पर भी अपने सख्त और विवादित बयानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की है, लेकिन अब यूरोप के भीतर भी उनके खिलाफ आवाजें तेज होती दिखाई दे रही है। मिडल ईस्ट में सारी तनाव के बीच मामला इजराइल पर बढ़ते डिप्लोमेटिक प्रेशर का नया संकेत मिल रहा है। जो कल तक साथ खड़े थे, जो कल तक गलबहियां कर रहे थे, अब पूरी दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं कि असल में दुनिया के लिए सबसे बड़ा आतंकी मुल्क कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब इजराइल से खास लाउड स्पीकर सिस्टम खरीद रहा है, जिन्हें अबू धाबी भेजा जाएगा। इमरजेंसी सायरन वार्निंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह सिस्टम किसी भी संभावित मिसाइल अटैक, ड्रोन हमले या इमरजेंसी हालत में लोगों को तुरंत अलर्ट करने के लिए लगाए जाएंगे। मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल टकराव के बीच यूएई अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट ये भी इशारा कर रही है कि अब्राहम एकॉर्ड के बाद यूएई और इजराइल के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस लगातार गहरा होता जा रहा है। अब सवाल यह है कि गल्फ कंट्रीज आने वाले बड़े रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रही है या ये सिर्फ एहतियात सिक्योरिटी कदम है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, पाकिस्तान ईरान के बीच अहम मुलाकात, नकवी ईरानी विदेश मंत्री अरकाची से मुलाकात। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और ईरान के बीच एक अहम डिप्लोमेटिक मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात कर दोनों मुल्कों के रिश्तों और आपसी मामलों पर बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में बैटलफील्ड यानी द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में रीजनल सिक्योरिटी मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुई। ऐसे वक्त में जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है तो पाकिस्तान की ये डिप्लोमेसी काफ़ी अहम मानी जा रही। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं ने बॉर्डर सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और गल्फ में जारी हालत पर भी विचार विमर्श किया है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट क्राइसिस में मीडिएटर की बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, या ये सिर्फ रूटीन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, क्रेमलिन में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उस प्रस्ताव की जानकारी दी जिसमें ईरान एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर को लेकर बात कही गई। क्रेमलिन के मुताबिक अब तक अमेरिका ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। रूस ने भी ये बताया है कि शी जिनपिंग ने पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से जुड़ी अहम जानकारियां दी। यानी अमेरिका, रूस, चीन और ईरान के बीच डिप्लोमेसी अब और ज्यादा पेचीदा होती दिखाई दे रही है। उधर क्रेमलिन ने क्यूबा पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को बेहद खतरनाक और गैर मामूली घेराबंदी बताया है। रूस का कहना है कि इन सेक्शंस की वजह से क्यूबा के अवाम नागरिकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अमेरिका द्वारा कैरिबियन, सिया और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने को रूस के पावर शो करार दिया है, जिसने क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। इस बीच पुतिन ने कहा है कि रूस
बेलारूस को न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु ताकत दोनों देशों की संप्रभुता और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैलेंस का सबसे बड़ी गारंटी देगा। क्यूबा ने दावा किया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से देश में डीजल और फ्यूल ऑयल खत्म होने के कगार पर है। बिजली व्यवस्था बेहद नाजुक हालत में पहुंच चुकी है और ऐसे में रूस खुलकर के क्यूबा के साथ खड़ा हो चुका है। जो तस्वीरें मिडल ईस्ट से लगातार सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।